welcome to Instant Seek. मेरा नाम है प्रीति वैष्णव and from today we are going to start with PYQ series and we will be covering questions from 2018 to 2024. So आज हम start करने जा रहे हैं 2024 जून शिफ्ट 1 का पेपर. So let us start. पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है आपका DI का क्वेश्चन. ओके, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. तो क्वेश्चन पे जंप करने से पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं कि ये टेबल क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो अगर इस टेबल को देखें तो इसमें आपका सिटी वाइज डिटेल्स दिया गया है किस चीज का, आईटी मैगजीन रीडर्स का. ओके, आईटी मैगजीन रीडर्स का टोटल 6 सिटीज है आपकी फ्रॉम ए टू एफ और डेटा आपका 2 ईयर्स का दिया हुआ है, दैट इज 2019 एंड 2023 और ये डेटा आपको परसेंटेज में दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम जो भी नंबर्स करेंगे उसको आपको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So first question is saying if the total number of readers from all the 6 cities A to F together in the year 2023 was 50,000. क्या बोल रहा है कि A से लेके F तक जो 2023 का जो डेटा है वो कितना है, टोटल रीडर्स है आपके 50,000. Okay, then the number of readers was more than 7,400 in exactly dash cities in the same year. तो क्या पूछ रहा है कि ये जो हमें ये जो दिए हुए हैं, ओके 15%, 16%, आप जब इस नंबर को कन्वर्ट करोगे नंबर में, ठीक है, तो इसमें से कौन सा डेटा जो है या कितनी सिटीज का जो डेटा है वो 7,400 के ऊपर होगा. इसको अभी आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू 50,000. ठीक है, तो हम इसमें चेक करते हैं सबसे इजी कन्वर्जन किसका होगा. तो सबसे इजी कन्वर्जन हो जाएगा आपका 10% का. राइट, सबसे इजी कन्वर्जन हो जाएगा 10% का. तो 50,000 का 10% होता है 5,000. अब दिखती सी बात है 5,000 आपका ये नंबर से छोटा है तो ऑटोमेटिकली आपका ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है. अगर 10% कम है तो 9% भी कम ही होगा. ओके, अब रिमेनिंग डेटा में सबसे इजी टू सॉल्व है आपका 15%. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका कितना आएगा. तो 50,000 का 15% निकालने के लिए सिंपली आप इंटू 15 अपॉन 100 कर दोगे. ओके, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 15 5 आपका होता है 75. पीछे बचे 2 0 तो 2 0. अब ये 75 100 आ गया आंसर. ठीक है, तो ये 75 100 आपका 7400 से ज्यादा है, यही तो हमें चाहिए था. तो अगर हम एक अंदाजा लगाएं, अगर 15% ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली 16% भी ज्यादा होगा, 28% भी ज्यादा होगा और 22% भी ज्यादा होगा. तो अगर हम देखें तो आपके 4 सिटीज का डेटा ज्यादा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4. I hope you have understood this particular question. सिंपली आपको जस्ट डेटा को कन्वर्ट करके चेक करना है कि किसका डेटा 7,400 के ऊपर है. तो हमने चेक कर लिया और हमने ये समझ लिया. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए इन द ईयर 2019 टू दैट इन 2023 वाज 2:5. ठीक है, क्या बोल रहा है, जो आपकी सिटी ए है, ठीक है, ये सिटी ए का दोनों ईयर का जो डेटा है, ओके 2019 और 2023, ये रेशियो में है. रेशियो है आपका 2:5. ठीक है, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज टुगेदर इन द ईयर 2019 टू दैट इन द 2023. अब ए का उसने दिया है, ठीक है, ए का उसने दिया है और वो बाकी रिमेनिंग सिटीज का सबका टोटल करके पूछ रहा है. तो अगर हम इन सबका जब टोटल करेंगे ना तो हमारे पास आ जाता है 100%. ओके, दोनों तरफ आ जाता है 100%. बेस हम लेके चलेंगे ए के डेटा को, दैट इज 10% एंड 15%. तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ए का डेटा हमारे पास 2 और 2:5 दिया है तो टोटल सिटीज का जो डेटा हो जाएगा, फॉर आर अजम्पशन हम फिलहाल के लिए इसको 2p और 5p ले लेते हैं. ओके, नाउ अभी इस डेटा को हमें जब निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस डेटा को इसके कंपैरिजन में रखेंगे. ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 100 इंटू 2p अपॉन 10. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2019 का डेटा. ओके, ये आ जाएगा आपका 2019 का डेटा और 2023 के डेटा के लिए 100 इंटू 5p अपॉन 15. ठीक है, तो ये 10 और 15 हमने कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया जो आपका ए का दिया हुआ है. ओके, बेस हमने जिसको लिया था वो लिया है और ये 100 कहाँ से आया, अब जब ये परसेंटेज हटाओगे तो आप 100 लगाओगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे. अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ओके, तो 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 20p. ठीक है, अपॉन में रखना है ना, रेशियो निकालना है इन दोनों डेटा का और नीचे आ जाएगा आपका
500 p अपॉन 15, ठीक है। और हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये p से p आपका कट हो जाएगा और आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 3:5, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आप इसको एक बार पूरा सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर 3:5 आ जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 3:5। Coming to our next question बोल रहा है if the total number of readers from all the 6 cities A to F in the year 2019 and 23 were 4.3 lakh and 5.7 lakh respectively, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो आपके डेटाज है अगेन दोनों ईयर के, ठीक है, 2019 एंड 2023। 19 का है 4.3 lakhs, ओके, और 23 का है 7.5 lakhs, ठीक है। Then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2019 and 23? यहाँ पे देखो B और C का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये B और C का आपको दोनों को डेटा निकालना है और आपस में जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ओके। दैट इज 14 प्लस 17, ओके, 14 प्लस 17 आपका आ जाएगा 31%, ओके। और यहाँ पे 16 प्लस 28 आपका आ जाएगा 44%, ओके। तो अभी आपको सिंपली आपको क्या करना है, 4.3 लाख मतलब 4,30,000 का आप कितना निकालोगे, 31% निकालोगे, और 5.7 मतलब 5,70,000 का आप 44% निकालोगे, ओके। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, इस तरफ भी 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1,33,300 और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2,50,800। अब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिटीज के डेटा का, ओके। तो आप जब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आ जाएगा 1,17,500, ठीक है। ऑप्शन में अगर चेक करें तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1.175 lakhs, ओके। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Coming to your next question, if the number of readers from the city D in the year 2019 and 23 was 77,400 and 1,14,000, ओके। पहले इसको लिख लेते हैं, D का बोल रहा है, ठीक है। तो D का जो 2019 का डेटा है वो कितना दिया है, 77,400, मीन्स ये 9% कितना हो गया, 77,400, ओके। और 2023 का वो जो डेटा बोल रहा है वो है आपका 1,14,000, मतलब ये 10% 1,14,000 के बराबर है, ओके। नाउ देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी F इन द ईयर 2019 एंड दैट इन 2023, ठीक है। तो अभी आपको D का दिया हुआ है और F का पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वो पूछ रहा है ये 26% और ये 22% कितना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक का डेटा दिया हुआ है तो हम बाकी रिमेनिंग का भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले टोटल एक बड़ा अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 6 सिटीज का जो अमाउंट है वो कितना होगा, मींस रीडर 6 सिटीज के टोटल कितने होंगे, ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि 2019 का जो टोटल डेटा है वो x है, ठीक है। अब x का जो 9% है, ठीक है, वो 9% है आपका 77,400, बरोबर। ये पूरे को हम अगर x मान के चल रहे हैं तो उस x का 9% 77,400 है। और सेम अगर हम 2023 का भी करेंगे, ठीक है, तो उसको भी फिलहाल के लिए x ही रखते हैं, ठीक है। x का हम 10% है आपका 1,14,000, ओके। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ये तरफ आके इंटू 100 हो जाएगा, ओके, और ये नीचे 9 आ जाएगा, ये भी इंटू 100 हो जाएगा और ये नीचे 10 आ जाएगा। तो अब आपका जो नया डेटा आएगा, ओके, 2019 और 2023 का, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,60,000 और ये आपका आ जाएगा 11,40,000, ओके। अब वो क्या पूछ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस, नहीं, ये आपका आ गया टोटल नंबर, ठीक है। अब इस टोटल नंबर में से हमको f का निकालना है, तो ये 86,000 का आप 26% निकालोगे, ठीक है, और ये इसका आप निकालोगे 22%। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास फिर एक नया डेटा आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2019 एंड 2023, ये f का डेटा आएगा, ओके, ये f का डेटा आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,23,600 और ये आपके पास आ जाएगा
2,50,800। और आप इन दोनों को अब जब आपस में माइनस करोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, दैट विल बी 27,200। ओके, दैट विल बी 27,200। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ गया। सिंपल वापस बताती हूँ हमने क्या किया। ठीक है, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था वो डी का था। डी के डेटा को बेस लेके हमने पूरा डेटा निकाला। ओके, पूरा डेटा आपका कैसे निकलेगा, सेम उसी में आपका 9% लेके हमको उसको निकालना है। ठीक है, तो वो जो आपका डेटा निकलेगा उस डेटा के बेस पे हम एफ का डेटा निकालेंगे। ठीक है, दैट इज 26% एंड 22%। और फिर उन डेटा को जब आप उसमें माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। Coming to the next question, if the number of readers from city C in the year 2019 and that from city E in the year 2023 was 73,100 and 51,300 respectively. तो दो अलग अलग डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सिटी सी का दिया है 2019 का। ठीक है, कितना दिया है 73,100 और सिटी ई का दिया है 2023 का, दैट इज 51,300। ठीक है, ये दो डेटा हमको दिया हुआ है। Then the number of readers from city B in the year 2023 was approximately more than that in 2019। ठीक है, तो हमें अभी B का निकालना है। पहले तो ये डेटा हमको निकालना है और फिर 2023 का डेटा बड़ा है, बट कितना बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू 2019 ये हमको उनको बताना है परसेंटेज में। ठीक है, तो पहले हम सेम तरीका जो हमने पिछले सम में यूज किया था वही यूज करके हम पहले पूरा निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे बी का डेटा निकलेगा। ओके, तो 2019 का अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो 2019 का डेटा आपका 73,100 में 100 इंटू करके आप जब नीचे 17 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा। और 2023 का आप जब 51,300 में 100 को मल्टीप्लाई करके नीचे 9 से डिवाइड करोगे तब आपका एक आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4,30,000 और ये हो जाएगा आपका 5,70,000। ठीक है, अब इनके रिस्पेक्टिव में हमें बी का डेटा निकालना है, मीन्स 14% निकालना है बी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप निकालोगे 16%। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 60,200। ओके, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 91,200। अब आपस में आप इनको माइनस करोगे, दैट इज 91,200 में से 60,200 माइनस करोगे। ये जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 31,000। अब ये 31,000 कम है, राइट, 31,000 छोटा है। किसके रिस्पेक्टिव में छोटा है, हमें दो डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, ये 19 का डेटा निकला और ये 23 का डेटा निकला। तो ये जो कम है ये किसके रिस्पेक्टिव में कम है, तो ये जो डेटा कम है ये 60,000 के कंपैरिजन में कम है। मतलब ये हम देख रहे हैं कि इसमें हम कितना और ऐड करेंगे तब जाके ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए सिंपल 31,000 को इंटू 100 करके अपॉन 60,200 कर लेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑन एन एवरेज आ जाएगा 51.5%। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपल आप इसको इंटू 100 करके जिस डेटा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, हम 19 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो डेटा आप अपॉन में डालोगे और आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 51,005% आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ coming to our next question is what is the base 10 equivalent of the base 4 number 3013। ठीक है, तो बेस 10 जो आपका होता है वो होता है डेसिमल नंबर का पूछ रहा है, जैसे 1 से लेके आपका 0 से लेके आपका 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो आपके बेस 10 में आते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि बेस 4 ये जो नंबर दिया हुआ है, ओके 3013 ये बेस 4 में दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है इसको बेस 10 में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आएगा। ठीक है, अब सिंपल इसको आप कन्वर्जन के लिए क्या करोगे, पहले तो इन नंबर्स को आप दूर दूर लिख लो। ओके, 3013। अब जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट हम दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे। अब ये आपके हर बेस के लिए एप्लीकेबल है अगर आपको उसको बेस 10 में इक्विवेलेंट करना है तो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बेस 4 के बदले बेस 2 दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे इंटू 2 करते। ठीक है, बेस 3 दिया हुआ होता तो इंटू 3 करते। ठीक है, तो अभी 4 दिया है तो हमने 4 से इंटू किया
अब इसको पावर लगाना है उल्टे साइड से। ओके, तो यहां से हम लगाएंगे 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आप इन पावर्स को कैलकुलेट करो और फिर नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 4 का पावर 0 1 हो जाएगा। ये याद रखना कि कोई भी नंबर का जब पावर 0 दिया हुआ है तो वो नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 4 का पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 3 3, 4 का पावर 1 1 1, सॉरी 4 का पावर 1 4 और इंटू 1 तो 4। और ये अभी पूरा कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आखिर में वो इंटू 0 होके 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि आपका दिया हुआ है 4 का पावर 3, सो 4 4 जा 16 और 16 4 जा होता है 64, और फिर इस 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 192। ओके, अब ये हो गया। अब इन सबको आपको प्लस कर देना है सिंपल, और आपका आंसर निकल जाएगा। सो 192 प्लस 4 दैट इज 196 प्लस 3 दैट इज 199। बस सिंपल, यही हो गया आपका कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी बेस का 10 के बेस में अगर आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना है, सिंपल आप उस गिवन बेस का इंटू कर दोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 4 का इंटू किया सब नंबर में, और उल्टे साइड से फिर आपको पावर लगाना स्टार्ट करना है। मतलब आप यहाँ से यहाँ की तरफ जाओगे, सो 0 1 2 एंड 3। फिर जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद प्लस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3। नेक्स्ट कमिंग टू Which of the following are the subdivisions of implicit या unconscious memory? ठीक है, अब देखो सिंपल मेमोरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके मेमोरी 2 टाइप के मेमोरीज होते हैं। ठीक है, कॉन्शियस मेमोरी एंड अनकॉन्शियस मेमोरी। तो कॉन्शियस मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं और अनकॉन्शियस मेमोरी को हम इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपका क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं, ये खाली लिस्ट होती है कॉन्शियस मेमोरी अनकॉन्शियस मेमोरी का। आपको पता होना चाहिए कौन सा मेमोरी कॉन्शियस है, कौन सा मेमोरी अनकॉन्शियस है। ठीक है, सो इम्प्लिसिट का पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका, एक तो है प्राइमिंग, ठीक है, प्राइमिंग, देन है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, आइवन पेवलन का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, वो डॉग वाला और बेल वाला। ओके, और लास्ट है आपका प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है, ये आपके अनकॉन्शियस मेमोरी है। ठीक है, और जो आपके एपिसोडिक मेमोरी है, सिंपल देखो, अनकॉन्शियस माने कि आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा उस मेमोरी को वापस रिकलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब लाइफ में कभी ड्राइविंग सीखी होगी, तो ड्राइविंग तो एक ही बार सीखी ना, बाद में जब आप कर रहे हो तो आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि अभी कौन सा करना है, अभी कौन सा करना है। ठीक है, वो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो जो ऑटोमेटिक चीजें होती है ना, वो अनकॉन्शियस मेमोरी में आएगा, और जहां आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा मेमोरी को रिकलेक्ट करने के लिए, वो आ जाएगा आपका कॉन्शियस मेमोरी में। सिंपल, तो यहाँ पे कोई भी एपिसोडिक मेमोरी माने कि कोई इवेंट आपको अगर रिकलेक्ट करना है कि क्या हुआ था उस ईयर में, क्या हुआ था, या इनफैक्ट कल क्या हुआ था, आपने कल कौन सा खाना खाया था, ठीक है, तो वो एक एपिसोडिक मेमोरी है, तो वो आपको रिकलेक्ट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम सिमेंटिक मेमोरी भी आपके इवेंट्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आपका बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए, सी और ई ये है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर बिकम्स आंसर नंबर 3। Next, identify the correct sequence of the following research organizations according to their year of establishment. Okay, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको ऑर्डर में रखने से पहले हम इनके ईयर देख लेते हैं कि कौन से ईयर में ये एस्टेब्लिश हुए थे। ओके, सो ICSSR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। ओके, 1969 में। नेक्स्ट है आपका NCRI दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स, सो NCRI वाज सेट अप इन 1995। ओके, नेक्स्ट है आपका ICPR इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, सो ICPR आपका सेटअप हुआ था 1977। ओके, नेक्स्ट है आपका ICHR दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, सो ICHR आपका सेटअप हुआ था 1972 में। और लास्ट है आपका IIAS दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, सो ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। ठीक है,
अब आपको इनको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे छोटा अगर हम मींस अर्लीस्ट अगर हम ईयर देखें, सो दैट इज 1965, दैट इज ई। तो सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, ई। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ई इन योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, 1965, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1969। देन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1972। एंड देन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1977। एंड ऑप्शन नंबर बी, 1995। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो प्योरली फैक्चुअल बेस होते हैं। इसमें आपको ईयर अगर नहीं पता है तो आप ये आंसर नहीं निकाल पाओगे, इट्स ओके। ओके, सो आपका यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। Next, coming to again a factual question, the second 5-year plan for implementation included the recommendation of the following। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा सेकंड 5-year प्लान पता होना चाहिए कि कौन से उसमें रिकमेंडेशंस थे और कौन से उसमें नहीं थे। ठीक है, तो अगर इसमें से हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो आपकी रिकमेंडेशंस इसमें है सी, डी और ई वाले। ओके, दैट इज रूरल हायर एजुकेशन कमिटी, कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज एंड 3-year डिग्री कोर्स कमिटी। ठीक है, ये जो बाकी के दो है ये फर्स्ट 5-year प्लान के द्वारा एक प्रपोजल था। ठीक है, और बाकी के ये दोनों आपको तीनों आपके सेकंड 5-year प्लान के हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कमिंग टू यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपके टॉक्सिकेंट्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वो टॉक्सिकेंट्स कौन से आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखो, आप बहुत हाईफाई नाम दिख रहे हैं। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, हेमेटोटॉक्सिक, पुल्मोनोटॉक्सिक एंड हेपेटोटॉक्सिक। ओके, अभी आपने एक सिंपल सा कभी अगर सुना होगा, ओके, पुल्मोनरी इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो पुल्मोनरी इन्फेक्शन आर रिलेटेड विथ लंग्स। ठीक है, तो अगर आप एक भी इसमें डिकोड कर पा रहे हो ना, दिस इज वेरी इजी, एक भी अगर आपका डिकोड हो रहा है तो आंसर निकल जाएगा। तो कमिंग टू योर कोड्स, ठीक है, एक भी अगर आप निकाल रहे हो सीधा आओ कोड पे चेक करो, सी का ऑप्शन है 1। ठीक है, तो एक ही है सी का 1, अगर आपको बाकी के नहीं भी आते हैं इट्स ओके। ठीक है, एक ही से आपका डिकोड हो रहा है, अगर आप बाकी के ऑप्शंस भी चेक करोगे तो कहीं पे भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। ठीक है, तो एक से भी आपका निकल जाएगा। बाकी के भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ए का है आपका 2, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिक किडनीज। ओके, बी का है आपका 4, दैट इज हेमेटोटॉक्सिक ब्लड। ओके, पुल्मोनोटॉक्सिक हमने देख लिया लंग्स एंड हेपेटोटॉक्सिक इज योर लिवर। ठीक है, नाउ सो योर करेक्ट आंसर विल बी 1। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच दिया हुआ है। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स है और उनके सोर्सेस है। ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और वो सोर्सेस यहाँ पे आपकी कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज दी हुई है। ओके, उन पर्सनालिटीज ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे अगेन कोई एक पता अगर होता है तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे इजी देखें तो वो है आपका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, सो डी का ऑप्शन 3, तो डी का ऑप्शन 3 अगेन देखो एक में ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। एक बार बाकी के भी चेक कर लेते हैं, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दैट इज 4, एडम स्मिथ, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। बी का है आपका 1, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, दैट इज एल्फर्ड मार्शल। ओके, लैंग्वेज इज अ कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, सी का है आपका 2, दैट इज जॉन लॉक। और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज योर कार्ल मार्क्स। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, coming to which of the following are essential requirement for the formation of photochemical smoke। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं what is smoke। so smoke plus fog is equal to smoke। ठीक है, smoke plus fog is equal to smoke। अब स्मॉग के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट आपका सनलाइट है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्मॉग क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां भी आपका ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर योर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, दैट इज VOC। तो अगेन जहां पे डी नहीं है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, डी, ई। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक ग्रीन हाउस गैस है बट स्टिल इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन क्रिएशन ऑफ फॉग। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास बचे वो आपका बी, डी और ई है। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 4। Coming to your next question, when you try to predict the value of an outcome variable from one or more variables you are likely to be using। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है ना फिर भी आप क्वेश्चन से इसको डिकोड कर लोगे। ओके, क्या बोल रहा है
वन और मोर, ठीक है, वन और मोर वेरिएबल से जब हम एक आउटकम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वैल्यू प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, ओके, सो बाय वेरिएट, बाय का मतलब ही टू होता है, सो अगेन वन और मोर हो गया, और मल्टी वेरिएट, ओके, मल्टी का भी मतलब हो गया वन से ज्यादा, तो सिंपल बी और सी, तो यहाँ पे आप कोड्स पे आओ, बी और सी आपको जहां पे भी दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सो हियर योर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. Next, coming to speed of a boat in a still water is 5 km per hour. Okay, speed, time and distance. And the speed of stream is 1 km per hour. ठीक है, इसको समझते हैं कि बोट की स्पीड दी हुई है, ठीक है, मीन्स बोट है तो बोट एक डिस्टेंस भी कवर करेगी, ठीक है, तो बोट की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. A man rose to a place at a distance of 24 kilometers. डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 24 किलोमीटर, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम. तो एक बार एक बोट जा रही है और वो बोट 24 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस भी आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जब आपके अगर ये ऐसा दिया हुआ है कि एक बार बोट जा रही है वापस आ रही है, ठीक है, तो जब बोट जाती है ना, तो जो आपके वाटर का फ्लो होता है और जो बोट की स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस होके हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जाते वक्त ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रीम के ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिट चलते वक्त दोनों का आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों का आपस में माइनस हो जाएगा, और डिस्टेंस तो आपका सेम ही है, 24 किलोमीटर जाएगी और 24 किलोमीटर आएगी, माइनस होके ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर. अगर हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का अगर आपका फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अभी आपको ये दोनों का निकालना है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का देख लेते हैं. स्पीड है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, सो डिस्टेंस है आपका 24 किलोमीटर और टाइम आपको निकालना है, सो टाइम इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4. ऐसे ही सेकेंड वाले का निकाल लेंगे, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है आपका यहाँ पे 4, ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस है सेम 24 अपॉन टाइम, सो टाइम आपका निकल जाएगा 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6. अब सिंपल इस 4 को और इस 6 को आपको प्लस कर देना है, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, सो दिस इज योर टोटल टाइम टेकन, so your answer will be 10 hours, okay, so your answer is correct answer is option number 2. Next, coming to when communication helps a group to achieve its goal, it is known as dash, okay, so now what it is asking कि ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ग्रुप को उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प करे, तो यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखोगे बहुत ही अजीबोगरीब ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रोल नेगेटिव कंटेक्स्ट में है, कैंसिल हो जाएगा, प्रमोटिव रोल, ठीक है, इसको फिलहाल साइड रखते हैं, काउंटर एक्टिव रोल, ठीक है, वापस नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवोशनल रोल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रमोटिव रोल. आपको एलिमिनेशन ट्रिक आनी चाहिए, ओके, ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको एलिमिनेट करना होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2. So coming to our next question, which of the following digital initiatives provide a database of profiles of scientists or researchers and other faculty members working at leading academic institutions and R&D organization, okay, that is research and development organizations, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपको डेटाबेस देता है, ठीक है, किसका, प्रोफाइल्स का, ठीक है, कौन सी किसकी प्रोफाइल्स का, तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के प्रोफाइल का, जो या फैकल्टी मेंबर्स का, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो गए या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, उसका हमको नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो वो होता है आपका ई विद्वान, ठीक है, तो विद्वान से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो ना कि इतने बड़े बड़े ये जो लोग हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर रिसर्चर्स, दे आर साइंटिस्ट, तो बहुत ही विद्वान लोग हैं, तो विद्वान लोगों का डेटा है ई विद्वान में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3. Next, coming to which technology first marked a separation between transportation and communication. अगर आप क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हो तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, ठीक है, सो वो बोल रहा है फर्स्ट मार्क्ड, ठीक है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पहली बार ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को अलग कर दिया. ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, और कम्युनिकेशन मतलब क्या, बातचीत करना, कोई भी जानकारी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचाना, ठीक है, तो अगर हम इसमें से देखें तो आपका जो ब्रेक थ्रू इन्वेंशन था दैट वाज टेलीग्राफ का इन्वेंशन, ठीक है, जो एक
कनेक्शन होता था, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन होता था, जिसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? तो पहले आपको कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाज रिक्वायर्ड। एक इंसान लेटर लेके जाएगा, दूसरे जगह जाएगा, फिर उसको देगा, फिर वो वापस लेटर लिखेगा, फिर वो आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पहले एक दूसरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे, बट टेलीग्राफ के आने के साथ ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। सो ये सिंपल ऑप्शन। बाकी के अगर आप ऑप्शंस भी नोट करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्टर का यूज बहुत ही लेटेस्ट है। सो दिस कांट बी द फर्स्ट इन्वेंशन, ठीक है। प्रिंटिंग, अगेन प्रिंटिंग भी एक आपका कोई सेंस नहीं बन रहा, और अगेन फोटोग्राफी का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे योर करेक्ट ऑप्शन विल बिकम आंसर नंबर 1। कमिंग टू योर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है अगेन मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एक तरफ आपकी डिजिटल इनिशिएटिव्स है और दूसरी तरफ उसका पर्पस दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स है, आपने इनके नाम शायद सुने होंगे, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि और FOSSEE, ठीक है। तो इसका अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनमें से किसी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, एक लॉजिक लगाने की अगर आप कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स ये किसी चीज का एब्रीवेशन है, ठीक है, ये किसी चीज का एब्रीवेशन है। तो यहाँ पे आप अगर डिकोड करो तो ये इस चीज का एब्रीवेशन है, ठीक है, फ्री एंड ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो इसी से आपका ये डिकोड हो जाएगा, दैट इज डी का ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, डी का ऑप्शन सेकेंड अगेन एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। या आप इसको शोध शुद्धि से भी कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे ये सारे ही आपके रिसर्च रिलेटेड थिंग्स है, ठीक है। तो शोध शुद्धि, शुद्धि माने क्या? किसी चीज में प्लेजरिज्म चेक करना, ठीक है। तो अगेन ये हो जाएगा आपका सी का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो जब आप 4 पे डिकोड करोगे तो यहाँ पे सी का भी अगेन एक ही ऑप्शन में 4 है, तो इससे भी आपका ये डिकोड हो जाएगा। बाकी के दोनों भी समझ लेते हैं। तो शोध सिंधु है आपका प्रोवाइड्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का 3। और शोध गंगोत्री है आपका होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसोर्स रिसर्च टॉपिक्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके। सो ये अगेन आपके रिसर्च से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कमिंग टू सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample the research involves, ठीक है। so कभी भी रिसर्च होती है ना, तो पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड हम यूज करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन के पास एक इक्वल चांस है उस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। तो आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है, जिसमें से किसी भी चीज का रैंडमली अकरेंस का इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांसेस होता है, ठीक है। सो कोटा सैम्पलिंग आपका सिंपल एक कोटा बना लोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोटा लगा लिया कि मुझे तो 5 to 10 ईयर्स के बीच में ही, मतलब जो बच्चे हैं 5 to 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको उसी पे रिसर्च करनी है, तो आपने एक कोटा बना लिया। तो उस पे पॉपुलेशन में रैंडम लेने का चांसेस नहीं है, अभी आपको उसी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो 5 से 10 साल के बीच में, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग नहीं आएगा। फिर जजमेंटल सैम्पलिंग जैसा कुछ होता नहीं है। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, आप अपने हिसाब से कहीं जाके सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में से ही आपको लोगों को लेना है, आपको दूर नहीं जाना है, तो वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका रैंडम पॉपुलेशन का इक्वल चांस नहीं होता है, तो वो आपका इक्वल चांस होगा ओनली एंड ओनली इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। सो दिस इज डन। सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो हम जब डिडक्शन की बात करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, तो अगर आपको पहला भी पता है, ठीक है, तो भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको एक बार देख लेते हैं, पहला है आपका रिविजन ऑफ थ्योरी, देन हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, देन फाइंडिंग्स एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स में से भी आपका पहला स्टेप आता है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो अगेन एक ही ऑप्शन में है। पेपर बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था, बट पेपर सिंपल था, ठीक है। अगर आप एक भी डिकोड कर लोगे मेजोरिटी क्वेश्चंस में आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो पहले आपका डी आएगा, फिर आपका फाइंडिंग इज द सेकंड स्टेप, ओके। देन आपका हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, एंड लास्ट है आपका रिवीजन ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कमिंग टू अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब अगेन ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये सारे सॉल्व करके देखने होंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होगा, ओके, दैट इज 6/7 हो गया, ठीक है, 11/13 हो गया, देन 16/19 हो गया, एंड 19/22 हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर्स निकलेंगे। अब दिखती सी बात है, आपके ये सारे आंसर ना पॉइंट में निकलेंगे, क्योंकि नीचे वाला डेटा जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपके पॉइंट में निकलेंगे। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.857, 11:3 का आंसर आ जाएगा 0.846, ओके। 16/19 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.842, एंड 19/22 का आंसर आ जाएगा 0.863, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाता है आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज CBAD, ओके, CBAD। तो अगर आप यहाँ देखो, C सबसे छोटा है, ओके, C, फिर B, फिर A, एंड देन D, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। आपको यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करके ही आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे तो आपका आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कमिंग टू द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन, ठीक है। तो मीडिया क्वालिटी को फोकस करने के लिए मीडिया अकाउंटेबिलिटी किस किस चीज को कंसिडर करती है वो हमको यहाँ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे इलॉजिकल निकालने की कोशिश करोगे कि सबसे इलॉजिकल ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। इवेल्युएशन, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। अब मीडिया क्वालिटी को अगर आपको फोकस करना है, ठीक है, मीडिया क्वालिटी को आपको इंप्रूव करना है, तो इसमें आप ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करोगे, मुझे ये बताओ, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है कि ऑडियंस क्या कर रहा है, ऑडियंस क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। मीडिया का काम होता है जानकारी पहुंचाना, तो बाकी सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, बट मीडिया ऑडियंस को कंट्रोल करना इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है। ये ऑप्शन निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी निकाल दो। जहां जहां बी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन एक ही बचता है आपके पास, दैट इज A, C, D एंड E। इसमें भी ज्यादा लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। A, C, D एंड E, ओके। यहाँ पे एक फीडबैक का भी ऑप्शन था, ओके ओके ओके, मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका फीडबैक का भी एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है A, C, D एंड E, ठीक है। तो A, C, D आपके करेक्ट ऑप्शन है, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 3। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है एक एक स्टेटमेंट को कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करें, ठीक है, दैट इज वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर जब हम वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज को वैलिडिटी करने के लिए आपको दो प्रपोजिशंस की जरूरत होती है, ठीक है, दो से दो या ज्यादा। सिंगल प्रपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सिंगल प्रपोजिशन आपका जो है, सिंगल प्रपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सो इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, लेकिन वैलिड है या इनवैलिड है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। सो वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये राइट है, आपका ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ए इज करेक्ट, ओके। आते हैं बी पे, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रपोजिशन, तो जैसे मैंने कहा कि सिंगल प्रपोजिशन कैन बी ट्रू, ठीक है, या इधर फॉल्स, तो ये आपका अप्लाई हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है। नाउ प्रपोजिशन बाय themselves कैन बी वैलिड बट नॉट इनवैलिड, ठीक है। अब ये कैसा है, ठीक है, प्रपोजिशंस कैन बी वैलिड और इनवैलिड, राइट। प्रपोजिशंस बाय themselves कैन बी वैलिड बट नॉट इनवैलिड, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड प्रपोजिशन कैन नॉट बी वैलिड बाय इटसेल्फ दो इट कैन बी इनवैलिड बाय इट्स ओन, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओके, ए एंड बी ओनली, ठीक है। सो ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके राइट है, ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके ट्रू है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कमिंग टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये आपके मैथ्स के स्टेटमेंट है, ठीक है, एक एक को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक एक को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, ठीक है। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 100x, ठीक है। x, एक सेकेंड, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 100x, ठीक है, यही दिया हुआ है।
सो x अपॉन 100 ऑफ y इज इक्वल टू y अपॉन 100 ऑफ 100x। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये 100 कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये y और x हो जाएगा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज फॉल्स। तो अब यहाँ आप देख लो, जहां जहां आपके ऑप्शन ए है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर फॉल्स हो जाता है तो ये दोनों ऑप्शन आपके निकल गए। बाकी के ऑप्शन का भी अगर आप देखो तो ऑप्शन सी कॉमन है। ठीक है, ऑप्शन सी कॉमन है, तो दिखती सी बात है ऑप्शन सी आपका ट्रू है फॉर श्योर। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो। अब हमें जो चेक करना है दैट इज बी एंड डी। ठीक है, अभी जो हमें चेक करना है दैट इज बी एंड डी। तो अगर आप बी और डी में देखो ना तो सिंपल है आपका। अगर सॉल्व करने के लिए अगर आप देखोगे दोनों में से चेक करो कि सिंपल आपको कौन सा पड़ेगा सॉल्व करना है, एक ही सॉल्व करना है। तो अगर आप देखो तो सिंपल आपको पड़ेगा डी वाला। ठीक है, वैसे बी वाला भी कर सकते हो, डी वाला भी कर सकते हो, लेकिन हम टाइम को कंसिडर करते हुए यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट हियर। ओके, सो अगर डी देखेंगे तो डी आपको सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10% ऑफ 5 पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 का 10%, ओके, एंड 5% ऑफ 10 और 10 का 5%। डोंट गेट कंफ्यूज, पहले जो बोल रहा है 5 का 10% बोल रहा है और सेकंड जो बोल रहा है 10 का 5% बोल रहा है। एड्स अप टू 1, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ठीक है, इसको कट करोगे आप, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5। ठीक है, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये भी आ गया आपका 1/2, ये भी हो जाएगा 0.5। अब बोल रहा है इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब आपका आंसर आना चाहिए 0.1, बट ये 0.1 नहीं आएगा, आपका आंसर आना चाहिए ओनली 1। ठीक है, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 आना चाहिए था, 0.1 नहीं आएगा, सो योर ऑप्शन डी इज ऑल्सो फॉल्स। सो अगर आपका ऑप्शन डी फॉल्स है, ऑप्शन डी गलत है, तो ऑटोमेटिकली योर ऑप्शन बी इज करेक्ट विदाउट इवन सॉल्विंग इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करते बैठोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। देखो बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है 40% ऑफ 60% ऑफ 3:5 ऑफ अ नंबर इज 504, देन 25% ऑफ 2.5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 350। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे, बट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, आपको एग्जाम में शॉर्टकट्स देखने हैं कि कैसे आप फटाफट फटाफट आंसर निकाल सको। ठीक है, सो कोड्स पे आके एलिमिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो करेक्ट आंसर्स है या ऑप्शंस है वो आपके जो दोनों ट्रू वाले हैं वो है बी और सी। सो योर करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कमिंग टू which of the following is द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा कमीशन जो आपका 1947 के बाद में बना है। ठीक है, ऐसा कमीशन जो 1947 के बाद में पहला ऐसा जो बना है। ठीक है, तो इसमें अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर हम बाकी के सबके भी देख लेते हैं तो आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, फिर कलकत्ता एजुकेशन कमीशन, ये आपका 1917 में बना हुआ है, सो अगेन ये भी आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है। और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ये आपका लॉर्ड कर्जन के अंडर 1902 में बना था। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, सो ओनली रेलिवेंट ऑप्शन विल बी योर 1948। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3। नेक्स्ट कमिंग टू मैच करना है आपको, एक तरफ आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तरफ आपका कोड्स दिया हुआ है। ठीक है, ये अब थोड़ा अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। पहले ये सिंगल सिंगल आता था, अब इन्होंने ये कोडिंग डिकोडिंग आपका मैच के फॉलोइंग में डाला है। ओके, सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू फाइंड हियर। तो अगर हम इसको कोशिश करते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, अब लॉजिकली आप जो करोगे ना वो आप क्या करोगे, आप इसको इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि एफ और आई और एन और एन और डी के बीच में पैटर्न क्या है, आप इसको पहले निकालने की कोशिश करोगे। राइट, सो लॉजिकली हर बच्चा वही करेगा, बट यहाँ पे जो कैच है इस सम में कैच अलग है। ठीक है, इस सम में आपको अलग से कैच दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मैं एबीसीडी लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। MNOPQRST
UVWXYZ। ओके, अभी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग है, यू हैव टू राइट ABCD, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है सम। अब अगर हम इसमें कोशिश करें तो एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ना, अब वहां पे पैटर्न मत देखो, यहाँ तो पैटर्न देखो ही मत, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ पैटर्न देखो, ठीक है, पैटर्न जो आपको देखना है ना वो इस तरफ देखना है, ठीक है। तो अगर RGKC, ठीक है, तो इनके साथ आपको यहाँ पे मैच करना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो दो दो का खेल है, जैसे F के पीछे आप 2 माइनस करो, F में से आप 2 जब माइनस करोगे तो आपके पास आता है D, ठीक है, F में से 2 निकालोगे आपके पास आ जाएगा D, ठीक है। फिर I में से जब आप 2 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा G, सो D G। N में से जब 2 निकालोगे तो N में से 2 आपके पास आएगा L, ठीक है, और D में से जब 2 निकालोगे तो आपके पास आएगा B। तो अब आपका आंसर हो रहा है DGLB, ठीक है। तो A का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, ए का हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगेन देखो कोर्स पे आओ, एक ही ऑप्शन में ए का ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी से आपका हो जाएगा, और बाकी के भी अगर आप चेक करो तो सेम पैटर्न पे है, ठीक है। एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये सारे ही सेम पैटर्न पे है, तो अगर आप ये नहीं चेक करके कोई और भी चेक करते ना तो भी आपका आंसर आ जाता है। जैसे सी में से अगर आप 2 निकालो तो ए हो गया, ठीक है, एल में से अगर आप 2 निकालो, एल में से अगर आप 2 निकालो तो जे हो गया, ठीक है, ओ में से अगर आप 2 निकालो तो एम हो गया, और जी में से अगर आप 2 निकालो तो ई हो गया, तो AGME, ठीक है। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे ही आपका सी का ऑप्शन हो जाएगा 4 एंड डी का ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक बहुत कॉमन सा पैटर्न हो गया है अभी एग्जाम में, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप यू कैन एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम NTE UGC फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज इंडियन लॉजिक, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रपोजिशन, ठीक है, नहीं गलत है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि न्याय सिलोजिज्म क्या है, ठीक है। सो न्याय सिलोजिज्म एक आपका स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी। तो उसमें आपका क्या होता है, इसमें 5 तरह के प्रपोजिशंस होते हैं, दैट इज प्रतिज्ञा, ओके, प्रपोजिशन, हेतु, रीजन, उदाहरण, एग्जाम्पल, उपनयना, एप्लीकेशन एंड निगमा, कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। सो पहला है आपका प्रतिज्ञा, ओके, प्रतिज्ञा, जिसका इंग्लिश में हो जाएगा प्रपोजिशन, ओके, प्रपोजिशन। सेकेंड इज योर हेतु, ओके, दैट इज रीजन, ओके। थर्ड इज योर उदाहरण, ओके, उदाहरण, दैट इज योर एग्जाम्पल, उदाहरण हम बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण ही बोलते हैं, राइट। सो उदाहरण इज योर एग्जाम्पल। उप उपनया, ओके, उपनया इज योर एप्लीकेशन, ओके, एंड लास्ट इज योर निगमा, दैट इज कंक्लूजन, ओके, निगमा, दैट इज कंक्लूजन, ओके। सो ये होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू न्याय सिलोजिज्म, ओके। जैसे हम अगर नॉर्मल अपने सिलोजिज्म की बात करें इंग्लिश में तो आपका 3 होता है, ओके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और आपका कंक्लूजन होता है, उसमें 3 सेट्स होते हैं, ओके, बट यहाँ पे आपके 5 सेट्स ऑफ प्रपोजिशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज न्याय सिलोजिज्म हैज 5 प्रपोजिशंस, ओके। सो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और 5 प्रपोजिशंस हमने देख लिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयना एंड निगमा, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू, यहाँ पे अगेन मैच दिया है, गोल्स, टारगेट्स ऑफ MDGs दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पता है कि किस वेदर इट इज MDG और SDG कितने गोल्स है और कितने टारगेट्स है, इजीली हो जाएगा। तो इसमें सबसे इजी टू डिकोड है गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है आपके टोटल 17 गोल्स है, ठीक है। तो 17 गोल्स है टोटल। तो अगर सी का हम 2 देखें तो अगेन सी का 2 इज ओनली इन वन ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं लगाना है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो ए का हो गया आपका 3, दैट इज गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो 21 गोल्स है। फिर टारगेट्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो आपका सॉरी ए का आपका 1 है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ए का आपका 1 है, गोल्स है आपके 8, ठीक है, और टारगेट्स है आपके 21। सी का हमने देखा 2 है, ठीक है, और टारगेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज 169, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर बिकम्स ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट कमिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट नो हॉर्सेस आर फेलाइन, ठीक है, नो हॉर्सेस आर फेलाइन। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल देखोगे ना, तो इसको जब जब भी आपको ऐसा आ रहा है कि नो हॉर्सेस आर फेलाइन या नो बुक्स आर टेबल्स या जो कुछ भी, ओके, एक्स वाई जेड, इट मे बी एनीवन, एनीथिंग, ठीक है, तो जहाँ पे नो आएगा ना, नो, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस में अलग अलग रहेंगे, तो इन दोनों को जस्ट इंटरचेंज कर दो, ठीक है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ नो हॉर्सेस आर फेलाइन, सो नो फेलाइंस आर हॉर्सेस, सिंपल, ठीक है। नो हॉर्सेस आर नॉन फेलाइन, ऑल नॉन हॉर्सेस आर फेलाइन, ऑल नॉन फेलाइन आर हॉर्सेस, ठीक है, ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। अगर स्टार्टिंग में नो दिया हुआ है तो ये आपका ई प्रपोजिशन है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि आपके कितने टाइप के प्रपोजिशन होते हैं, एक बार सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ होता है, ए का मतलब होता है ऑल यस, ठीक है, जैसे ऑल मैन आर वुमेन। यहाँ पे ई का मतलब होता है ऑल नो, नो मैन आर वुमेन, ठीक है। आई का मतलब होता है सम यस, ओके, सम मैन आर वुमेन, एंड ओ का मतलब होता है सम नो, सम मैन आर नॉट वुमेन, ठीक है, सिंपल। तो ये ए ई आई ओ आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपके सामने ई टाइप का स्टेटमेंट है ना, और वो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कौन सा है, तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सिंपल इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका फेलिसीज, ठीक है। सो विच फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको फेलिसी पूछ रहा है कि किस तरह की फेलिसी होती है, ठीक है। फेलिसी माने क्या, फॉल्स, मतलब वो स्टेटमेंट हमें अपीयर हो रहा है एज अ ट्रू, बट वो ट्रूथ है नहीं, उसमें ट्रूथ वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स हो रहा है। तो किस टाइप की फेलिसी उसमें है वो हमको दिखाना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है पीपल विथ केसेस ऑफ फ्लू should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई कोरोना नहीं, अगर सिर्फ सिंपल फ्लू भी है तो तुम उसको क्वारंटाइन में डाल दो, ठीक है। तो मन मीन्स अगर एक बार के लिए अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको सही लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, फ्लू वाले को हम क्वारंटाइन कर देते हैं तो आगे स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉजिकली देखने में सही लग रहा है, बट वो फ्लू, नॉर्मल फ्लू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको इग्नोरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा अपील टू इग्नोरेंस। बाकी हेस्टी जनरलाइजेशन, ओके, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। स्लिपरी स्लोप क्या होता है, जब वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है, अगर एक बच्चा स्कूल में बुक नहीं लेके गया है तो वो टीचर उसको बता रही है, बहुत सारा बताया, ठीक है, कि बुक नहीं लाया, फिर बुक नहीं लाया तो होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो गरीब रह जाओगे, ठीक है, गरीब रहोगे तो कोई शादी नहीं करेगा, तो ऐसा करके वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर थिंग, ठीक है। तो वो उसको आप बोलते हो स्लिपरी स्लोप, के एक के बाद एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा, और फॉल्स पॉज इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कमिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग is the national coordinator of स्वयं courses for non technical post graduation education, ठीक है। अगर हम स्वयं की बात करें, ओके, स्टडी वेब जो आपका होता है, ठीक है, अमॉन्ग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, तो ये आपका होता है स्वयं, ठीक है, ये एक ऑनलाइन मूक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपके कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टेक्निकल कोर्सेज एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स मतलब ऐसी संस्थाएं जो स्वयं को कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी संस्थाएं उसमें लिस्टेड है, तो कुछ संस्थाएं आपके नॉन टेक्निकल पार्ट्स कवर करेगी और कुछ टेक्निकल करेगी। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है ये नॉन टेक्निकल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें, ठीक है, सो दैट इज यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज यूजीसी। बाकी के तो आपको नाम से ही पता चल रहा है यार वो टेक्निकल है, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड रिसर्च ट्रेनिंग एंड टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बाकी तो सारे ही टेक्निकल चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, यूजीसी आपका नॉन टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। मैथ्स में से एक ही चीज पूछी जा रही है, मैथ्स में से एक ही चीज पूछी जा रही है रिपीटेडली, दैट इज योर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है बाकी के इग्नोर कर देंगे, बाकी को भी करके जाएंगे, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 hours but takes 6 hours to return upstream to the starting point. If the speed of the stream be 4 km per hour, then what is the speed of the motor boat in still water? सबसे पहले कुछ हम फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देते हैं जो आपके इसमें काम आएंगे, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपका बेसिक सा फॉर्मूला है ही, ठीक है। इसके अलावा अपस्ट्रीम्स और डाउनस्ट्रीम्स, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें, ओके, अपस्ट्रीम स्पीड की अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है आपका स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम्स, ठीक है, माइनस आपके स्ट्रीम का जो स्पीड है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम का फॉर्मूला, और यहाँ हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला, अगेन स्पीड ऑफ बोट प्लस आपके स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो आपका अपस्ट्रीम्स के लिए जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला डेटा, तो अपस्ट्रीम्स का आपका दिया हुआ है 6 hours उसको लगते हैं रिटर्न आने के लिए, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ओके, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के लिए हमको ये नहीं मालूम है, ठीक है, ये हमको नहीं मालूम है, स्पीड ऑफ बोट हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हमको 6 hours दिया हुआ है, ठीक है। आपका स्पीड नहीं है, ये आपका टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, ये हमारे पास स्पीड ऑफ बोट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है स्पीड जो स्ट्रीम का दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x+4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज d अपॉन 6, ओके, डिस्टेंस अपॉन 6, बिकॉज अपस्ट्रीम्स में जाने के लिए उसको 6 hours का टाइम लग रहा है, ओके, और डाउन स्ट्रीम में उस पर लग रहा है उसको 5 hours का टाइम। अब हम x का डेटा निकालेंगे, किसी भी एक x का डेटा निकालेंगे और दूसरे में उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 6x-24, ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो d हो गया आपका 6x, ये जब 6 इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये 6 जब इस तरफ जाएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 इस तरफ आ गया तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 6x-24, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 5x प्लस 5 होगा 20, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस d को, ठीक है, इस वाले d के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो पूरा वैल्यू है ये आप यहाँ पे रखोगे, तो 6x-24 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, x एक तरफ आ जाएगा, 6x-5x इज इक्वल टू 20 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका सिर्फ x बचेगा, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 44, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आपका स्पीड आ गया, स्टिल वाटर में मोटर बोट का स्पीड आ गया, दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर 3 है, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका 3 है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सो योर करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, ठीक है, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला पीओपी नहीं है, ठीक है, ये दूसरा पीओपी है। तो यहाँ पे ये जो पीओपी पूछ रहा है ये दिस इज योर रिगार्डिंग योर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, सिंपल है, एक एब्रीविएशन दिया है उसका आपको फुल फॉर्म पूछा है, सो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ओके। सो बाकी के ये कोई ऑप्शन काम के नहीं है, परसिस्टेंट ऑक्सीजनेटेड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे टाइम ना क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कंफ्यूज करने के लिए खाली ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ एक्सेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि स्पीड के अकॉर्डिंग कि कौन सबसे ज्यादा स्पीड है और कम किसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो आपको स्लोएस्ट से लेके फास्टेस्ट की तरफ जाना है। तो अगर हम यहाँ पे स्लोएस्ट की बात करें सो दैट विल बी योर ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है, अगर हम स्लोएस्ट की बात करें सो दैट विल बी योर ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आपका एसएसडी, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देन कम्स योर सीपीयू, दैट इज योर
सीपीयू कैश, ठीक है। तो ये सीपीयू कैश की जो मेमोरी होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, कुछ नहीं, अगेन ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जहां आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स में से फास्टेस्ट स्पीड किसकी है और स्लोएस्ट स्पीड किसकी है। ओके, सो डी सी बी ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कमिंग टू योर नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे एंशियंट ट्रीटीज, ठीक है, ये आपका हायर एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है, जो एंशियंट इंडिया से पूछा गया है। सो एंशियंट ट्रीटीज और ऑथर्स, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे है। अगर आप वैसे सारे ही फेमस है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से भी अगर आप अवेयर रहते हो, ठीक है, तो पतंजलि, इट इज रिलेटेड विद योर योग सूत्र, ठीक है, तो इससे भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा। तो बी का 3 अगर आप देखो तो ओके, यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन हमारे पास है, बी के 3, ठीक है। और अगर हम देखें लास्ट वाला डी वाला, अगर हम देखें अर्थशास्त्र, अगेन वेरी फेमस बाय चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। तो डी का 1, ठीक है, तो डी का 1 ये ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लीलावती जो आपका है, लीलावती आपका लिखा है भास्कराचार्य ने, ठीक है, लीलावती आपका भास्कराचार्य ने लिखा है, और न्याय सूत्र आपके गौतम ने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो ये भी इजी है। एक भी अगर आप निकाल देते तो नहीं, इससे एक भी नहीं होता, आपको 2 तो एटलीस्ट चाहिए होते, ठीक है। बट अर्थशास्त्र एंड योग सूत्र इज वेरी मच लाइक फेमस बुक्स एंड कॉमन बुक्स एज वेल, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कमिंग टू अगेन आपके मैच का क्वेश्चन है, ठीक है, काफी मैच के क्वेश्चन आए हैं, और मैच का बेनिफिट यही होता है, एक भी अगर आपको पता है तो बाकी के निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, अगेन वेरी इजी, ठीक है। अगर आप इसमें से भी अगर आप एक भी निकाल पाओ तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखो तो नंबर पैड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर पैड, ओके। तो फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंपल टू इनपुट अ पिन, ठीक है। पिन डालने के लिए आप क्या होता है, पिन क्या होता है, पिन इज अ फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, अलग अलग नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए आपका नंबर पैड यूज होगा। तो बी का 4 अगर आप देखो, ओके, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, देखना पड़ेगा वापस, ठीक है, बाकी के 2 एलिमिनेट हो गए। तो बाकी के अगर हम देखें, ठीक है, तो बाकी का अगर हो जाता है टू इनपुट वॉइस ओवर फॉर अ प्रेजेंटेशन। अभी देखो वॉइस ओवर आपको डालनी है, क्या यूज करोगे, ठीक है, तो आप माइक्रोफोन यूज करोगे, तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, एंड टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ मेन्यू सिंपल माउस, ओके। सो सी का 1, एंड टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर दैट इज योर जॉय स्टिक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट कमिंग टू knowing that you find algebra more difficult than your sister does but that you could improve with practice is an example of, ठीक है, सिंपल सा पूछ रहा है कि कोई एल्जेब्रा है, ठीक है, या कुछ भी अदर चीज ले लो, वो आपकी सिस्टर आपसे बेहतर जानती है, आपको डिफिकल्ट लगता है, बट आपको ये पता है कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो सिंपल अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है, और ऑटोमेशन ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें सही ऑप्शन है आपका मेटाकॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन मतलब क्या होता है, आपकी बुद्धि, और मेटाकॉग्निशन मीन्स ये रियलाइजेशन कि यू कैन डू अ सर्टन थिंग, ठीक है। एक कॉग्निशन का एक हायर लेवल होता है मेटाकॉग्निशन, ठीक है, जहां आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस करो, ठीक है, सो विद टाइम यू विल बी इंप्रूविंग इन इट, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट होता है मेटाकॉग्निशन का। इंडीड बाकी के सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑटोमेशन यहाँ पे इरेलीवेंट ऑप्शन है, ठीक है, बट बाकी के 2 सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, ठीक है। बट ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ आप कर सकते हो, दिस विल बी कमिंग अंडर मेटा कॉग्निशन, सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स आंसर नंबर 2। नेक्स्ट कमिंग टू अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस, ठीक है, जिससे आप कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल्स है वो आप एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक में से आप अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मॉडेम, ठीक है। सो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस आता है जिसमें आप एक लाइक सिंगल डिजिटल कनेक्शन को आप अलग अलग चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रिज यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इरेलीवेंट है, स्विच भी इरेलीवेंट है, एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट इज एनआईसी इज आल्सो इरेलीवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मॉडेम।
नेक्स्ट कमिंग टू आपके कुछ एब्रीवेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। अगर आप नोट करो तो दीज ऑल एब्रीवेशंस आर रिलेटेड विद रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च में आपके फूटर्स में यूज होते हैं ये एब्रीवेशंस, ठीक है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड इज अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ए का है आपका 2, दैट इज et.al. इज, इसका मतलब होता है एंड अदर्स, ठीक है। तो अगर आप एक भी निकाल देते हो तो आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आंसर नंबर 2, ठीक है। बी का देख लेते हैं, बी का 3 है, दैट इज ANTE डॉट का हो गया बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CF डॉट, दैट इज सी का हो गया 4, दैट इज कंपेयर, ठीक है। एंड IBID दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इन द सेम प्लेस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next coming to, according to National Credit Framework, after obtaining bachelor's degree, honors या research या engineering में of a program during a program duration of 4 years, the credit level earned is again a factual question, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है कि हर डिग्री के अलग अलग लाइक क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 4 ईयर की जो डिग्री होती है, जो आपके बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका कितना क्रेडिट सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू NCTF। तो इसका ऑप्शन है आपका 6.5, अगेन फैक्चुअल ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो 6.5 इज ए करेक्ट ऑप्शन। बाकी के सारे अलग अलग डिग्रीज के लिए यूज होते हैं, 4 ईयर डिग्री कोर्सेज के लिए आपके 6.5 का क्रेडिट सिस्टम ही यूज होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आएगा, ओके, दैट इज 6.5। Next coming to, which of the following statement from A to D about computer memory size is or are true, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन पता होने चाहिए, ये कैसे क्या कन्वर्जन होते हैं। तो पहले हम कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कन्वर्जन की बात करें, सो 1 KB दैट इज किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। ये बड़ा कैपिटल भी आएगा, छोटा भी आपका बिट्स के लिए यूज होता है, बड़ा भी आपका बाइट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर 1 MB दैट इज मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, ओके। एंड देन आता है आपका 1 GB, अभी ये तो आप डेटा यूज करते हो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा कन्वर्जन है। अभी देख लेते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो 24 KB इज लार्जर देन 100 MB, देखो कहाँ है, MB और KB में फर्क होता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग है। 999 MB इज लार्जर देन 50 GB, ठीक है, ये भी गलत है। 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, यस, ये KB स्मॉलर यूनिट है और GB बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। और 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओनली सी, ओनली आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कमिंग टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, ठीक है। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन आना चाहिए था, ठीक है, दैट इज, तो यहाँ पे ए आपका बरोबर है, ठीक है, नहीं तो कोड्स गलत हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका बरोबर है, बी आपका आएगा शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है, बी आपका आएगा शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड बिलीव्स, ओके। सी है आपका वैल्यूज, डी है आपका नॉइस मैनिपुलेशन, एंड ई है आपका कंटेक्स्ट, ओके, ई है आपका कंटेक्स्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसमें से कौन सा यूजफुल है, ठीक है, हमको कौन सा इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें या सबसे इररेलेवेंट ऑप्शन देखें तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नॉइस मैनिपुलेशन। इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नॉइस को आप कैसे मैनिपुलेट करोगे, माइंड टू माइंड कनेक्शन, नॉइस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके कम्युनिकेशन के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉइस को यू कैन नॉट मैनिपुलेट, दैट नॉइस आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। बाकी के सब आप ध्यान में रख सकते हो। तो आप अगर डी निकाल दो तो डी एक ही ऑप्शन में नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ओके, योर करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, your next is, which of the following approaches to study of reality suggest that only knowledge gained through experience and senses is acceptable, ठीक है। तो एक ऐसा अप्रोच या एक ऐसी फिलोसॉफी जो बात कर रहा है
आपके नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज दोनों तरह से, एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस कि आपके सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ठीक है। तो एथनोग्राफी आपका कल्चरल स्टडी होता है, तो ये भी नहीं, ऑपरेशनलिज्म जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन निज्म आपके माइंड पे वर्क करता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका लॉजिकल ऑप्शन हियर इज एम्पिरिसिज्म, ठीक है, जो आपके दोनों की इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, ठीक है। जो नॉलेज आपका रियलिटी का जो नॉलेज है, ठीक है, जब हम स्टडी कर रहे हैं, रियलिटी को स्टडी कर रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस और सेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर 2। नेक्स्ट कमिंग टू अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कनोटेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग कनोटेशन के अकॉर्डिंग हमको इनको अरेंज करना है, ठीक है। सो कनोटेशन मतलब हम एक बड़े कॉन्सेप्ट से लेके एक छोटे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलोगे कनोटेशन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कनोटेशन बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एथलीट, ठीक है, एथलीट एक बड़ा टर्म है, ठीक है, तो ये आपका पहले आना चाहिए। तो डी आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आ जाता है। बाकी के भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो एथलीट एक आपका बड़ा टर्म हो गया। फिर बॉल प्लेयर, कोई भी एक ऐसा प्लेयर जो बॉल के साथ खेलता है, इट कैन बी योर क्रिकेट, इट कैन बी योर वॉलीबॉल, इट कैन बी योर थ्रो बॉल, ठीक है, कोई भी, तो वो भी एक इससे छोटा टर्म है, ठीक है। फिर आ गया आपका प्रॉपर बेसबॉल जो खेल रहा है वो प्लेयर, ठीक है, बॉल में भी बेसबॉल प्लेयर। और फिर लास्ट हो गया आपका फील्डर, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर गेम का फील्डर। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग कोनोटेशन का ऑर्डर। सो हियर योर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ब्रीडर रिएक्टर्स। तो ये अलग अलग रिएक्टर्स होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, ठीक है, यस, ओके। दे देर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया। नाउ डू यू थिंक इंडिया बीन वन ऑफ द लीडिंग न्यूक्लियर पावर्स, ओके, बहुत मेहनत कर रहा है इंडिया न्यूक्लियर पावर के इस पे, तो रिएक्टर नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये लॉजिकली नहीं है। तो बी निकाल दो। तो अगर आप बी निकाल देते हो तो आपके दो ऑप्शंस कट हो जाते हैं, दैट इज बी एंड सी। बाकी में आपका ए सी डी कॉमन है, आपको भी ई वाला चेक करना है खाली, ठीक है, कि ई वाला क्या बोल रहा है। सो ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन दी कन्वेंशनल वन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ब्रीडर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जो दो चीजों को मिक्स करके कुछ बना रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट करेगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल वंस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये भी आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी डी ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। So with this we have solved all the questions from June 2024 shift 1 के paper, okay. We will be coming with your shift 2 के paper as well, okay, very soon। तो ऐसे ही हमारे साथ बनिए रहिए इंस्टेंटली सीखने के लिए। इंस्टेंट सीख चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिए, ठीक है। नीचे फूटर में आपके हैंडल्स दिए हुए हैं एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सारे अकाउंट्स पे आप फॉलो कर दीजिए टू स्टे अपडेटेड विद आवर कंटेंट एंड आवर चैनल, okay. Thank you so very much for being with us. Now we will be meeting in our next session.